प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज एक और लेक्चर लेके आया हूं, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। मेरे हाथ में एक मेटल वायर तो नहीं है, रबर है, लेकिन बिहेवियर उसका मैं ऐसे ही समझा सकता हूं। और स्केल और रबर को लेके हम क्या करेंगे, इस मेटल वायर का बिहेवियर कब, जब उसके अंडर का लोड क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, उसे हम एक बार समझ लेंगे और ग्राफिकली उसे समझा भी देंगे। बेटा 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इससे पहले हमने स्ट्रेन एनर्जी तक सारे एक्सप्रेशन अच्छे से कर लिए थे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, यहां तक हम पहुंच गए थे दोस्तों। आपने सब पहले लेक्चर्स देख भी लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये लेक्चर भी आपका इजीली 10 से 15 मिनट में मैं कंक्लूड कर दूंगा। एक एक टॉपिक में क्या कर रहा हूं, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि डिटेल में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स समझ सके। अब हमें क्या करना है, देखिए एक बार मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि क्या हो क्या रहा है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन एक आसान है, समझ लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये वायर हमारे पास है, इस वायर को हम क्या कर रहे हैं, लोड इसका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर इसका लोड इंक्रीज होते जाएगा तो यह वायर थिन होते जाएगी, बारीक होते जाएगी, ये बारीक हो गई, और बारीक होते होते यहां पे ये वायर क्या होगी बेटा, ब्रेक हो गई। यहां पे लोड था हमारा, ऐसे करते करते वायर हमारी ब्रेक हो गई। तो हमारी वायर ब्रेक होने तक जो सफर है, वो सफर हमें क्या करना है, इस पूरे लेक्चर में आज एक बार देख लेना है। तो इस वायर की तो डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं स्केल और इस रबर की मदद से आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, यानी इस मेटल वायर को हम इंक्रीजिंग लोड पे क्या बिहेव करेगी ये देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बार गिन लेता हूं, हमारे पास एक स्केल है और रबर है। रबर इसकी जो लेंथ है बेटा वो आ गई, एक बार आपको दिख रहा है कि मैं देख लेता हूं, देखिए कितनी है, 8.5। सो 8.5 सेंटीमीटर का हमारे पास रबर है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस रबर को धीरे से स्ट्रेच करता हूं और छोड़ देता हूं। देखिए मैंने क्या अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया, रबर में स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, छोड़ दिया और इसे कैलकुलेट किया। यानी एक बार मैंने कैलकुलेट अगर कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, अभी भी कितना है, 8.5 ही है, तो वायर डिफॉर्म नहीं हुई है। ओके, वायर जैसे की वैसे ही वापस आ गई है। यानी हमारी वायर कैसी है बेटा, इलास्टिक है, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। समझ में आ गया क्या है। सबसे पहले ओ से ए तक वायर ने क्या कर लिया, जितना स्ट्रेस अप्लाई किया उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन फिर से वापस आ गई, ओरिजिनल डायमेंशन तक आ गई। यानी कौन सा लॉ फॉलो कर लिया, हुक्स लॉ उसने फॉलो कर लिया। अब क्या करता हूं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाता हूं, थोड़ा और स्ट्रेच कर लेते हैं। देखिए थोड़ा और स्ट्रेच मैं कर रहा हूं, ये स्ट्रेचिंग चालू है, यानी हमारे ग्राफ में ए से ऊपर हमने स्ट्रेचिंग ले लिया है, यानी स्ट्रेस चला गया ए डैश तक, समझ लीजिए गया, स्ट्रेच हो गया और स्ट्रेस पहुंच गया बेटा ए डैश तक। ए डैश तक स्ट्रेस पहुंच गया है। अब हम क्या करते हैं, मैंने वापस छोड़ दिया, इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे मेजर करते हैं। फिर से 0 तक मैंने ले लिया, इस वायर को काउंट कर लिया। देखिए बेटा आपके पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 9.5 वायर कितनी बन गई बेटा, 9.5। ओके, पहले वायर कितनी थी, 8.5, अब वायर कितनी हो गई, 9.5। यानी 1 सेंटीमीटर का उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने स्ट्रेस बढ़ाया, कौन से लिमिट से बाहर, इलास्टिक लिमिट के बाहर, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा मैंने क्या बढ़ा दिया था, स्ट्रेस बढ़ा दिया था। तो इस स्ट्रेस को कह लेंगे हम, और इस पोर्शन को बना देंगे हम बेटा परमानेंट सेट, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन इसे कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको। यानी अब ये वायर कभी 8.5 सेंटीमीटर की नहीं हो सकेगी, कभी 8.5 सेंटीमीटर की हो नहीं सकेगी। अब ये कितनी होगी, 9.5 की होगी। अब धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे और स्ट्रेस और ए से भी पार लेके जाएंगे। तो ए से पार अगर हम लेके गए तो पॉइंट, अब देखिए वायर अब थिन होते जा रही है, वायर ब्रेकिंग पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रही है। तो इन रीजन्स में वायर बिहेव करती है वाई यानी कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, यील्ड पॉइंट। वाई कौन सा पॉइंट बन गया, यील्डिंग पॉइंट। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे सबसे हुक्स लॉ यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है।
हुक्स लॉ डिसओबे हो गया, हुक्स लॉ डिसओबे हो गया यानी क्या, अब यहां से रिगेनिंग उसका पॉसिबल नहीं है, ओरिजिनल डायमेंशन को वो जान नहीं सकेगा। और उसके बाद में नेक रीजन आ गया, नेक रीजन यानी जहां पे वायर सबसे ज्यादा वीक है, नेक रीजन। और एक पॉइंट होगा हमारे पास बी करके, जहां पे वायर क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ओके, यानी जो वायर हम स्ट्रेच करते जाते हैं वो किन चीजों से गुजर जाती है। देखिए, सबसे पहले ग्राफ आपके सामने लिया है हमने, ग्राफ में क्या है, ओ से ए तक कौन सी लिमिट है बेटा, इलास्टिक लिमिट। फिर ए से ए डैश तक कौन सा सेट, यानी ए से ए डैश कौन सा पॉइंट हो गया, परमानेंट सेट, या इसे कहा गया परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो हो गया हमारा ओपी। अब वायर फिर से वापस नहीं जा सकेगी। फिर वाई आ गया बेटा हमारा यील्डिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट, यानी यहां पे हुक्स लॉ डिसओबे हो गया, वायर विल नॉट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। एन नेक रीजन, वायर थिनेस्ट है वहां पे, वायर वहां पे वीकेस्ट हो गई है, सबसे वीक पोजीशन है वायर की वो। और पॉइंट बी हो गया, पॉइंट बी, बी यानी कौन सा स्ट्रेच हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस, या इसे कहा गया फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, कि वहां पे वायर क्या हो गई, हमारी ब्रेक हो गई। तो ऐसी वायर बिहेव करेगी व्हेन इट इज टेकन अंडर ग्रेजुअल इंक्रीजिंग लोड। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को एक बार लिखना भी पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे दो दो लाइंस लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से सेटअप हो जाए। तो एक बार लिख लेते हैं, कैसा लिखना है देख लेते हैं। देखिए, हमने आंसर लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे इलास्टिक लिमिट, यानी ग्राफ में ओ ए रीजन, क्या लिखा है, इन रीजन ओ ए इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ इज फॉलोड, दैट इज वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। यानी एज सुन एज डिफॉर्मिंग फोर्स वहां पे रिमूव हो जाएगा, हम क्या करेंगे, वायर क्या करेगी, रिगेन करेगी इट्स ओरिजिनल कंडीशन। आगे चलते हैं, यहीं पे मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आपका कम करने वाला हूं। यहीं पे हम क्या लेंगे, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे जिसे कहा गया परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ग्राफ में जो इंडिकेट कर रहा है ओपी। अब यहां पे हो क्या रहा है वो भी एक बार हम लिख लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, कि इन रीजन, इन ओपी दैट इज सेट, सेट यानी परमानेंट सेट, यानी यहां पे वायर क्या हो गई, सेट हो गई, परमानेंट सेट हो गई, वहां पे वो फिर से वापस नहीं जाएगी। हियर इन ओपी स्ट्रेस इंक्रीजेस and this causes permanent deformation in wire। इससे क्या हो गया, वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, हुक्स लॉ यहां पे डिसओबे हो गया है। आगे एक पॉइंट है बेटा हमारा वाई, वाई दैट इज यील्ड पॉइंट, इस रीजन से वायर ब्रेक होना शुरू हो गई, यानी यहां से आगे वायर ब्रेक होने की शुरुआत हो गई है, वायर धीरे धीरे अब ब्रेक होगी। यील्ड पॉइंट पे मिनिमम इंक्रीज इन स्ट्रेस विल प्रोड्यूस मैक्सिमम स्ट्रेन, कम से कम स्ट्रेस में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो उसे भी हमें लिखना है एक बार। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, यील्ड पॉइंट, यहां पे मिनिमम इंक्रीज इन स्ट्रेस विल प्रोड्यूस मैक्सिमम स्ट्रेन, मिनिमम इंक्रीज इन स्ट्रेस इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा कम से कम इंक्रीज इन स्ट्रेन में। और नेक रीजन, यानी ये रीजन जो होगा जहां पे वायर सबसे वीक है, वायर ब्रेक होने को आ गई है और धीरे धीरे वायर क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। और बी यानी ब्रेकिंग पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट रहेगा जहां पे आपकी वायर क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो धीरे धीरे जब ग्रेजुअल इंक्रीज हम लोड में करते हैं तो वायर ऐसे बिहेव करती है। आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है, 3 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लोग आमतौर पर पहले बोल देते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आखिरी में बोलता हूं ताकि आपको अच्छा अगर लगा तो ही चैनल को आप लाइक कीजिए या सबके साथ शेयर कीजिए। मैं तो रोज एक लेक्चर लेके आपके साथ पढ़ाने को आ ही रहा हूं। 12th के वन शॉट लेक्चर्स के भी वीडियो बनाना शुरू है जो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, और सारे वीडियोज और सारा सिलेबस आपको फिजिक्स का इस चैनल पे कंप्लीटली मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको 11th की, 12th की और ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। हम 10th का भी सिलेबस इस पे शुरू कर रहे हैं
और धीरे धीरे हम 10th के फिजिक्स के चैप्टर भी यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। यार 2-3 दिन में ही हम 10th का पहला लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो सारा फिजिक्स आपको एक ही चैनल पे मिलने वाला है। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब तरफ भेजते रहिए। मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।